गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के ऑनलाइन वर्गों में आज हम साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन चैप्टर अंतर्गत विसर्जन के हिसाब के निपटारा के संदर्भ में कानूनी और अन्य प्रावधान के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में साझेदारी का विसर्जन, साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन किसे कहते हैं उसके अंतर के बारे में और साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन की रीत या पद्धतियों के बारे में हमने पढ़ाई की थी। आज हम विसर्जन के हिसाब के निपटारा के संदर्भ में कानूनी और अन्य प्रावधान के बारे में देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला पीढ़ी के हानि के संदर्भ में, मानी जब भी विसर्जन हो तो पीढ़ी की जो हानि हो तो उसका क्या लेखा होगा। दोस्तों, भारतीय साझेदारी कानून के अनुसार विसर्जन के समय होने वाले नुकसान निम्नानुसार अमल में रखा जाता है। मानी विसर्जन के वक्त अगर नुकसान हो, जो नुकसान पूंजी समेत का हो, तो उसके लिए निम्नानुसार कानून लागू होगा। सबसे पहले दोस्तों, पीढ़ी के लाभ में से ऐसा नुकसान अपलिखित किया जाएगा। पीढ़ी के लाभ में से नुकसान अपलिखित किया जाएगा। विसर्जन संदर्भ का नुकसान, अगर यदि लाभ पर्याप्त न हो दोस्तों, तो साझेदारों की पूंजी में से भरपाई होगा। लाभ में से नुकसान अपलिखित किया जाएगा। अगर लाभ पर्याप्त न हो तो पूंजी में से भरपाई होगा, और पूंजी भी पर्याप्त न हो दोस्तों, तो ऐसी हानि साझेदार अपने लाभ हानि के प्रमाण में बांट लेते हैं और उसके लिए ज़रूरत के अनुसार अपनी निजी संपत्ति में से विसर्जन का जो हानि है, नुकसान है, उसे भरपाई करेंगे। दूसरा, पीढ़ी का ऋण और साझेदारों का निजी ऋण। माने साझेदारी पीढ़ी का ऋण और साझेदार का अपना खुद का निजी ऋण। तो दोस्तों, हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि साझेदार का दायित्व असीमित है, मानी जिम्मेदारी अमर्यादित है। इसलिए पीढ़ी के तीसरे पक्ष के ऋण के लिए प्रत्येक साझेदार व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। माने पीढ़ी के त्राहित पक्ष के, माने तीसरे पक्ष के ऋण के लिए साझेदार खुद व्यक्तिगत रूप से और सभी साझेदार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। पीढ़ी की संपत्तियां पीढ़ी के ऋण के लिए और साझेदारों की निजी संपत्ति निजी ऋण के लिए कायदानुसार उपयोग में ले सकते हैं। मानी पीढ़ी की संपत्ति से पीढ़ी का दायित्व माने जिम्मेदारी चुकाई जाएगी और साझेदार के निजी ऋण से उसकी निजी जिम्मेदारी चुकाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साझेदार की अमर्यादित जिम्मेदारी है। इस कारण से साझेदार की निजी संपत्ति का उपयोग निजी दायित्व चुकाने के बाद बची हुई रकम में से पीढ़ी का दायित्व चुकाने के लिए ये निजी संपत्ति का उपयोग हो सकता है। माने साझेदार की निजी संपत्ति में से साझेदार का निजी दायित्व चुकाया जाए और उसके बाद उसके पास रकम बचे, तो ऐसी स्थिति में पीढ़ी की जिम्मेदारी चुकाने के लिए उस संपत्ति का उपयोग हो सकता है। तीसरा,
साझेदार की पेढ़ी को लोन, माने साझेदार द्वारा साझेदारी पेढ़ी को लोन दी गई हो तो उसका लेखा या उस संदर्भ में प्रावधान। तो साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन में पेढ़ी की संपत्ति को बेचकर उसकी उपज में से सर्वप्रथम विसर्जन खर्च और उसके बाद पेढ़ी का दायित्व चुकाया जाता है। मानी दोस्तों, विसर्जन के वक्त पेढ़ी की संपत्ति बेचने से जो उपज प्राप्त हो उसमें से सबसे पहले विसर्जन खर्च चुकाया जाता है। विसर्जन खर्च चुकाने के बाद पेढ़ी के दायित्व चुकाए जाते हैं और पेढ़ी के दायित्व चुकाने के बाद बचती रकम में से साझेदार ने पेढ़ी को दी लोन की रकम चुकाई जाती है। माने सबसे पहले विसर्जन खर्च, उसके बाद में त्राहित पक्ष के दायित्व और वो चुकाने के बाद रकम बचे तो साझेदार ने जो लोन पेढ़ी को दी है वो चुकाई जाती है। पेढ़ी का दायित्व चुकाने के बाद बची हुई रकम एक की अपेक्षा अधिक साझेदारों ने दी लोन वापस करने के लिए अपर्याप्त हो, मानी एक से अधिक साझेदारों ने लोन दी हो और जो रकम बची है वो रकम पर्याप्त न हो, तो इस स्थिति में दोस्तों लोन जो दी है साझेदारों ने उसके प्रमाण से रकम चुकाई जाती है। चौथा, साझेदार की पत्नी की लोन। दोस्तों, पेढ़ी को आवश्यकता हो तो कई बार कोई साझेदार की पत्नी द्वारा भी साझेदारी पेढ़ी को लोन दी जा सकती है। तो दोस्तों, साझेदार की पत्नी ने अगर अपने स्त्री धन में से पेढ़ी को लोन दी हो तो ऐसी लोन की रकम पेढ़ी के सामान्य ऋण की तरह ही तीसरे पक्ष के दायित्व की तरह चुकाई जाती है। माने दोस्तों, हमें एग्ज़ाम में एग्जाम्पल माने जो रकम दी गई है उसमें ऐसा लिखा जाए कि साझेदार की पत्नी की लोन और ब्रैकेट में लिखा हो स्त्री धन में से, तो त्राहित पक्ष के दायित्व के साथ ही चुकाई जाएगी। और केवल ऐसा लिखा है कि साझेदार की पत्नी की लोन, तो उसे साझेदार की लोन मानकर वो त्राहित पक्ष के दायित्व चुकाने के बाद चुकाई जाएगी। दोस्तों, यहाँ स्त्री धन में से लोन माने जो स्त्री है उसकी शादी से पहले उसने जो बचत की हो वो रकम उसका स्त्री धन गिना जाएगा। उसी प्रकार शादी के वक्त उसके परिवार से उसे जो भी रकम दी गई होगी उसे भी स्त्री धन माना जाएगा और उसमें से वो साझेदारी पेढ़ी को लोन दे तो स्त्री धन की लोन मानी जाएगी। पांचवा, साझेदार की जिम्मेदारी। दोस्तों, साझेदारों की जिम्मेदारी असीमित है। आगे भी हमने ये बात पढ़ी है। यदि कोई साझेदार या एक से अधिक साझेदारों के दिवालिया होने पर असमर्थ साझेदार को पेढ़ी का दायित्व अपनी निजी संपत्ति में से भी चुकाना पड़ता है। मानी विसर्जन के वक्त कोई साझेदार दिवालिया हो तो ऐसी स्थिति में जो साझेदार दिवालिया हुआ है उसके हिस्से की जिम्मेदारी भी पेढ़ी के संदर्भ की जिम्मेदारी भी समर्थ रहने वाले बाकी जो साझेदार है उनको उनकी निजी संपत्ति में से चुकानी होगी। छठा, पेढ़ी की संपत्तियों की उपज का वितरण। दोस्तों, जब भी
पीढ़ी का विसर्जन होता है, मानी पीढ़ी पूर्ण रूप से बंद कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति बेच दी जाती है, तो उसकी जो उपज प्राप्त हो उसका वितरण किस प्रकार से किया जाता है, ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, संपत्ति की उपज में से भुगतान निम्नलिखित क्रम में किया जाता है, माने उपज का वितरण निम्नानुसार क्रम में होगा। सबसे पहले दोस्तों, पीढ़ी का विसर्जन खर्च चुकाया जाता है, मानी पीढ़ी की संपत्ति की उपज में से विसर्जन के वक्त सर्वप्रथम विसर्जन खर्च चुकाया जाएगा। विसर्जन खर्च चुकाने के बाद दोस्तों त्राहित पक्ष का दायित्व चुकाया जाएगा। त्राहित पक्ष का दायित्व चुकाने के बाद साझेदार की लोन चुकाई जाएगी। साझेदार की लोन चुकाने के बाद संपत्ति की उपज में से रकम बचे तो साझेदार की पूंजी और चालू खाते की रकम वापस की जाती है। और साझेदार की पूंजी और चालू खाते की रकम वापस करने के बाद भी रकम बचे, मानी लाभ हो, तो साझेदारों के बीच लाभ हानि के प्रमाण में दोस्तों बांट दिया जाता है। मानी दोस्तों, जो भी संपत्ति की उपज है वो उपरयुक्त जो क्रम हमने देखे उस क्रम में ही उपज का भुगतान करना है। माने सर्वप्रथम उपज में से विसर्जन खर्च चुकाएंगे। विसर्जन खर्च के बाद त्राहित पक्ष के दायित्व चुकाए जाएंगे। त्राहित पक्ष के दायित्व चुकाने के बाद उपज की रकम बचे तो साझेदार की लोन वापस की जाएगी। साझेदार की लोन वापस करने के बाद रकम बचे तो साझेदारों की पूंजी और चालू खाते की रकम दी जाएगी। और फिर भी रकम बचे तो लाभ के तौर पर साझेदारों के बीच लाभ हानि के प्रमाण में बांट दी जाएगी। अब दोस्तों आगे का टॉपिक विसर्जन की सामान्य विधि या प्रक्रिया। तो कि दोस्तों साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन होने पर उसकी संपत्तियां बेचकर प्राप्त आय में से पहले बताए अनुसार क्रमानुसार भुगतान किया जाता है। माने किस क्रम में भुगतान करना है वो हमने ऊपर देखा। विसर्जन के हिसाबी असर के परिणाम स्वरूप पीढ़ी के हिसाबी चौपड़े बंद होते, क्योंकि दोस्तों विसर्जन में धंधा ही बंद हो जाता है तो उसके सभी चौपड़े भी माने खाते भी बंद हो जाएंगे। दोस्तों अब आगे विसर्जन के हिसाबी असर के बारे में देखेंगे। दोस्तों साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन होने पर उसकी संपत्तियां बेचकर प्राप्त आय में से दायित्व चुकाए जाते हैं। मानी विसर्जन हो तो धंधा बंद हो रहा है, इसलिए साझेदारी पीढ़ी की जो भी संपत्ति है वो बेचकर जो रकम प्राप्त हो उसमें से दायित्व चुकाए जाएंगे और रकम बचे तो पूंजी वापस की जाती है, हिसाबी बहिया बंद की जाती है। इस समग्र कार्यविधि के अमल के लिए निम्नलिखित हिसाबी असरें दी जाती है। और दोस्तों इस संदर्भ में सबसे पहले आवश्यक खाते तैयार किए जाते हैं। तो विसर्जन की हिसाबी विधि का पालन करने के लिए और हिसाबी असर देने के लिए निम्नलिखित खाते तैयार होते हैं।
जिसमें सबसे पहले दोस्तों वसूली या संपादन खाता तैयार किया जाता है, जिसे माल मिलकत निकाल खाता माने माल संपत्ति निकाल खाता भी कहा जाता है। दूसरा, वसूली खाते के बाद खाता तैयार होगा साझेदारों का लोन का खाता। एक साझेदार की लोन हो तो एक साझेदार की लोन का खाता, और अधिक साझेदार ने पेढ़ी को लोन दी हो तो सभी साझेदार के लोन खाते, लेकिन ये लोन हो तो। तीसरा, साझेदारों का पूंजी खाता या चालू खाता, और पूंजी खाता तो बनेगा ही बनेगा दोस्तों, लेकिन अगर चालू खाते रकम में दिए गए हैं तो चालू खाते और पूंजी खाते दोनों बनेंगे। और चौथा खाता बनेगा रोकड़ या बैंक खाता। तो दोस्तों इस प्रकार 4 खाते तैयार किए जाते हैं, जिसमें वसूली खाता आवश्यक, सभी खाते आवश्यक है, लेकिन वसूली खाता तैयार होने के बाद ही बाकी के खाते तैयार होंगे। तो अब वसूली खाते के बारे में या संपादन खाते के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों वसूली खाते के संदर्भ में आपको एग्जाम में टिप्पणी भी पूछी जा सकती है, माने एक शॉर्ट नोट के रूप में वसूली खाता आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों पीढ़ी के विसर्जन के समय पीढ़ी की संपत्ति और दायित्वों के निपटारे की हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया गया खाता अर्थात वसूली खाता। संपत्ति और दायित्वों के निपटारे की हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया गया खाता अर्थात वसूली खाता। वसूली खाते को संपादन खाते के रूप में भी जाना जाता है, माने वसूली खाते को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है तो कि संपादन खाते के नाम से जाना जाता है। साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के समय चौपड़े बंद करने के लिए रोकड़ या बैंक सिवा की संपत्ति और दायित्वों का खाता बंद करके वसूली खाते उसकी बही कीमत पर ले जाया जाता है। मानी बही कीमत में संपत्ति और दायित्व की जो कीमत बताई गई है उस कीमत से रोकड़ या बैंक सिवा के जितने भी संपत्ति और दायित्व के खाते हैं वो वसूली खाते में ले जाए जाएंगे। उसके बाद मानी संपत्ति रोकड़ और बैंक सिवा की संपत्ति और दायित्व के खाते बंद करके वसूली खाते बही कीमत से लिखे जाएंगे। उसके बाद संपत्ति की उपज की रकम माने संपत्ति से जो उपज प्राप्त हो वो रकम रोकड़ खाते उधार करके वसूली खाते जमा की जाती है, और दायित्व के भुगतान की रकम वसूली खाते उधार करके रोकड़ खाते जमा की जाती है। मानी संपत्ति की उपज प्राप्त हो तब रोकड़ खाता उधार और वसूली खाता जमा होगा, और दायित्व का भुगतान किया जाए तब वसूली खाता उधार होगा और रोकड़ खाता जमा होगा। वसूली खाते में आने वाला अंतर मानी वसूली खाते की शेष जो ज्ञात करेंगे वो अंतर वसूली खाते का लाभ या हानि होगा। मानी अंतर अगर वसूली खाते के उधार पक्ष में आए दोस्तों तो लाभ है, और अंतर वसूली खाते के जमा पक्ष में ज्ञात हो तो हानि है। जो साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाता है। अगर लाभ हुआ दोस्तों तो साझेदारों के पूंजी खाते जमा होंगे, और हानि माने नुकसान हुआ तो साझेदारों के पूंजी खाते उधार होंगे। ऊपर के अनुसार
विसर्जन की हिसाबी असर देने के लिए वसूली खाता तैयार किया जाता है। वसूली खाते के लाभ या हानि का वितरण साझेदारों के बीच होता है और इसलिए वसूली खाता उपज खर्च खाता का एक प्रकार गिना जाता है। माने वसूली खाता किस प्रकार का खाता गिना जाता है, तो कि उपज खर्च खाते का एक प्रकार गिना जाता है। दोस्तों, साझेदार के लॉन खाते, वसूली खाते के बाद साझेदार के लॉन खाते बनाए जाते हैं। कितनी बार माने कई बार ऐसी स्थिति उद्भवित होती है कि धंधे को आर्थिक माने वित्तीय आवश्यकता हो, तो उस उद्देश्य से साझेदारों द्वारा पेढ़ी को लॉन दी जाती है। माने जो साझेदार सक्षम है वो साझेदार पेढ़ी को आवश्यकता के वक्त लॉन के रूप में सहायता करेगा। साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के समय साझेदार की पूंजी वापस करने से पहले साझेदार की लॉन वापस की जाती है। माने विसर्जन के वक्त साझेदार ने पेढ़ी को लॉन दी है जो अपनी निजी संपत्ति में दी है, इसलिए वो वापस मांगने के लिए हकदार है, इसलिए उसकी पूंजी से पहले उसकी लॉन वापस दी जाती है। परिणाम स्वरूप विसर्जन के वक्त साझेदारों का लॉन खाता भी तैयार किया जाता है और ऐसा लॉन खाता साझेदार ने पेढ़ी को लॉन दी हो तब तैयार करना होता है। तीसरा, साझेदार का पूंजी या चालू खाता। दोस्तों, साझेदार का पूंजी खाता और चालू खाता के संदर्भ में इससे पहले विवरणवार अभ्यास किया गया है। पेढ़ी के विसर्जन समय सभी प्रकार की जिम्मेदारी चुकाने के बाद साझेदार की पूंजी वापस की जाती है। चौथा, रोकड़ या बैंक खाता। पेढ़ी का विसर्जन हो रहा होने से सभी व्यवहार रोकड़ में अथवा बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। रोकड़ अथवा वसूली खाते नहीं ले जाया जाता है। रोकड़ या बैंक खाता दोस्तों वसूली खाते नहीं ले जाया जाता है। सभी रोकड़ आवक और जावक इस खाते में माने रोकड़ या बैंक खाते में दर्शाई जाती है और अंत में बची हुई रकम साझेदारों के बीच बांट दी जाती है, माने साझेदारों को चुका दी जाती है। दोस्तों, विसर्जन के हिसाब तैयार करने के संदर्भ में प्रविष्टियाँ, लेकिन दोस्तों प्रविष्टियाँ लिखने से पहले ऊपर दर्शाए अनुसार आवश्यक खाते खोले जाते हैं। आवश्यक खाते सबसे पहले खोलने होंगे। साझेदार के पूंजी खाते और रोकड़ बैंक खाते की उसमें शेष दर्शाई जाए, माने खातों में प्रारंभिक शेष जो होगी वो दर्शाई जाएगी। और लॉन खाता हुआ साझेदार का तो उसकी शेष भी साझेदार के लॉन खाते में दर्शाई जाती है। अब दोस्तों, अनामत और अवितरित लाभ हानि के संदर्भ में कौन सी प्रविष्टियाँ होती है उसके बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ाई करेंगे।